हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राजपूत आज आप लोग का अफेयर्स में नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं जीएसटी की, तो आज हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी की। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। यह पूरे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है जिसपे राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय बात करती हैं और इससे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम के समय पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादों पे नहीं जाएंगे। ठीक है, जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग बहुत सारे वादे करते हैं, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, चुनाव भगवान करे कि जो चुनावी वादे होते हैं वो पूरे हों और हम लोग को, हमारे परीक्षार्थियों को, हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को क्या मिले, मौका मिले कि वो जाके एग्जाम दें और अपना एग्जाम क्रैक करें और ऑफिसर अपना जो बनना है वो बने। ठीक है, तो हम लोग की बात करने वाले हैं बेरोजगारी की। ठीक है, बेरोजगारी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब, तो हम लोग चलिए इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे, राजनीति की भाषा में नहीं समझेंगे। और जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेरोजगारी का अर्थ इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में कैसे दिया गया है। हम लोग डेली लाइफ से नहीं रिलेट करना है और ना ही राजनीति से रिलेट करना है, क्योंकि न राजनीति से क्वेश्चन पूछा जाता है बेरोजगारी में और ना ही आपसे डेली लाइफ से पूछा जाता है कि आप कितने बेरोजगार हैं और कितने रोजगार में हैं। ठीक है, और ना ही राजनीति से पूछा जाता है कि हाँ किस पार्टी ने कितना रोजगार देने की बात कही इस चुनाव में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं हमको वहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे पहले बेरोजगारी को डिफाइन किया जाए कि बेरोजगारी कहते किसे। तो यहाँ हमने लिख रखा है अर्थ। बेरोजगारी देश की एक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है। सही बात है, रोजगार नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो समाज में रिस्पेक्ट नहीं होगा। तो दोनों समस्या, आर्थिक और सामाजिक। तो आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत ठीक है, कार्यशील जनसंख्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। कार्यशील जनसंख्या का कोई भी समूह, पुरुष समूह हो, महिला समूह हो या कोई भी समूह, ठीक है, काज करना चाहता है लेकिन उसे काज नहीं मिलता, इसी को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपको काज करने की इच्छा है लेकिन काज नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, उसी को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि काम करने की इच्छा है नहीं, झूठों का जपते हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तब वो बेरोजगार है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से एक चीज वर्ड यहाँ पे जो है कार्यशील जनसंख्या। तो भारत में कार्यशील जनसंख्या कब से कब तक माना जाता है, तो 15 से 65। ठीक है, 15 से 65 यानी कि 14 साल से कम के उम्र के बच्चे को आप काम करा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर हो जाएगा यानी कि बाल मजदूरी हो जाएगा। और 64 साल से ऊपर यानी कि 65 साल से 64 या 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी आप काम नहीं करा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में आप लोग को मिलता है 15 से 64, इसको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और कुछ जगह पे ऑप्शन में मिलता है 15 से 65, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि दोनों एक साथ नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कार्यशील आयु वर्ग क्या हो जाएगा, कार्यशील जनसंख्या क्या हो जाएगा, 15 से 65 या 15 से 64 साल तक होगा। ठीक है, आप लोग देखते भी होइएगा कि 65 के बाद क्या होता है, किसी भी पोस्ट पर आप हैं तो मैक्सिमम 65 तक आपको रिटायरमेंट मिल ही जाता है। कुछ में 60 पे है, कुछ में 62 पे भी है, आर्मी वगैरह में तो 40-42 पे ही है। ठीक है, तो वो अलग की बात है। तो बात करते हैं कितना देर उनको कितने समय के लिए रोजगार अगर मिलता है, काम मिलता है, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, तो उनको हम रोजगार में मानेंगे। तो डेली के हिसाब से 8 घंटा और साल में 273 दिन अगर मिलता है तो वो उनको रोजगार में काउंट किया जाएगा। यानी भारत के किसी भी आदमी को, ठीक है, वो 15 से 65 साल के बीच में है और उसको डेली का 8 घंटे काम मिल रहा है और 270 महीने साल में 273 दिन, तो वो रोजगार में माना जाएगा। ठीक है, वो भले ही उसकी आय 1500 हो या 15,000 हो या 15 लाख हो, ठीक है, या 1000 हो चाहे 50,000, उससे मतलब नहीं है, उसको रोजगार में माना जाएगा। अब बात करते हैं कि बेरोजगारी को हम लोग बांट देते हैं।
चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं। तो यहाँ हमने लिख रखा है बेरोजगारी के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ अब किस तरह से कितने तरह से बांटा जाता है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है कि भारत की कार्यशील जनसंख्या कितने से कितने आयु वर्ग की है, तो 15 से 64 साल, या कुछ में मिलता है 15 से 65 साल, तो वो दोनों आपका आंसर सही होगा। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन में, एक क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कितने दिन से कितने आवर डेली और कितने दिन साल में, तो डेली 8 घंटा और साल में 273 दिन का काम अगर आपको मिलता है तो आप बेरोजगार काउंट नहीं होंगे, आपकी इनकम जो भी हो। ठीक है, लाखों में हो, हजारों में हो, या 100 में हो, या करोड़ों में हो। ठीक है, वो अलग की बात है। अब बात करते हैं हम लोग बेरोजगारी के प्रकार की, यानी कि इसको किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। यह खासकर विकासशील देशों में देखा जाता है। विकासशील देशों में देखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि पहले काम मैनुअल होता था, तो कुछ मशीन वगैरह लग गए, तो मशीन लगने से क्या हुआ, एक ही आदमी 10 आदमी के बराबर काम करने लगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो बाकी 9 आदमी थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ऐसी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, यानी कि आधुनिकीकरण से, मशीनीकरण से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ जाने से क्या हुआ, रोजगार में कमी आ गई। आगे हम लोग बात करते हैं अल्प बेरोजगारी। ठीक है, यह अविकसित देशों में होता है। ठीक है, अल्प बेरोजगारी का मतलब ये कुछ समय के लिए काम मिला, कुछ समय के लिए नहीं मिला। ठीक है, आज ड्यूटी जाना है, कल नहीं जाना है। ठीक है, यानी कि वैसे बेरोजगारी जो बहुत कम समय के लिए हो या बहुत कम समय के लिए काम मिले। ठीक है, उस तरह की बेरोजगारी को हम लोग अल्प बेरोजगारी कहते हैं। आगे बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में होता है। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अचानक से डिमांड बढ़ गया। ठीक है, अचानक से बहुत सारी कंपनियां हैं, डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड जो ही बढ़ेगा तो क्या करना है, वो हायर करना शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि रोजगार देना शुरू करेंगे। जब भी उनका डिमांड पूरा हो जाएगा, यानी कि सप्लाई उस माल का हो जाएगा, यानी कि उनका जो टारगेट था वो पूरा हो जाएगा, वहां से फिर हायर करना शुरू कर देंगे, यानी कि छटनी शुरू कर देंगे। तो उस व्यवस्था को हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि समय के हिसाब से हमको रोजगार मिला और समय के बाद क्या हुआ, छटनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इससे भी खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी। यह विकासशील देशों में होता है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी किसको कहेंगे, यह विकासशील देशों में होता है और जिनको ज्यादा इनकम कमाने की शौक चढ़ा रहता है उनके होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एक जॉब को छोड़ के, यानी कि एक रोजगार को छोड़ के दूसरे रोजगार में जुड़ने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है बेरोजगारी का, उसी को हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि अचानक ऐसा तो होता नहीं है कि आज छोड़े कल जाकर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कुछ समय बीच में डिटेन करना होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वैसे उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि ऐसी बेरोजगारी जो एक रोजगार को छोड़ के दूसरे रोजगार में जुड़ने के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह खासकर विकासशील देशों में और विकासशील लोगों में होता है। अब बात करते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी जिसको अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल में बहुत बार एक क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, इतना पढ़ने में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं, आपके सीजीएल में या सीएचएसएल में या रेलवे में। ठीक है, यह बेरोजगारी कहाँ होता है, यह खासकर कृषि में पाया जाता है। यानी कि वैसी बेरोजगारी जिससे आपको रोजगार दे या ना दे, उससे प्रोडक्शन पे यानी कि उससे उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उससे बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी या क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कृषि में होता है, जैसे मान लीजिए किसी खेत में 10 आदमी काम कर रहे हैं या 20 आदमी काम कर रहे हैं, उसमें से अगर 2 आदमी नहीं भी काम करेंगे, ठीक है, तभी काम हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई प्रोडक्शन पे का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि हाँ 2 घंटे में होना होगा 3 घंटा में होगा, 2 दिन में होना होगा 3 दिन में होगा, लेकिन उससे प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है
कि कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है या कृषि कार्य में कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है, तो इसको छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें 10 आदमी का काम है, ऐसे एक और तरह से समझ लीजिए, इसमें 10 आदमी का काम है, उसमें 15 आदमी लगा दीजिए, तो क्या कट्ठा में 1 क्विंटल अनाज होता था तो क्या 1.5 क्विंटल हो जाएगा? नहीं होगा। 10 आदमी काम करता था, क्या 8 आदमी करेगा तो क्या 1 क्विंटल होना है तो क्या 80 किलो हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जितना उसको होना होगा उतना ही होगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि बेरोजगारी का मापन, इसको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे इसको मापा जाता है, इसके लिए कौन सी समिति बनी और कौन सी इसके लिए संस्था है जो इसका क्या करती है, मेजरमेंट करती है, मापती है। तो बात करते हैं कि इसके लिए एनएसएसओ बना 1950 में। कौन बना? एनएसएसओ। ठीक है, जो क्या करती है यह संस्था 5 साल पे बेरोजगारी का रिपोर्ट जारी करती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्ट बताती है कि भारत में इतनी प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ गई है या इस राज्य में इतनी प्रतिशत रोजगार मिला है या बढ़ा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनएसएसओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर एनएसएसओ का नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और यह कितने साल पे बेरोजगारी रिपोर्ट जारी करती है? प्रत्येक 5 साल पे। कहने मतलब कि जैसे पंचवर्षीय योजना पहले होता था उस तरह से, कि पिछले 5 साल में सरकार ने कितने रोजगार देने के वादे किए और कितने लोगों को रोजगार मिले, इसका रिपोर्ट जैसे पंचवर्षीय योजना का होता था उसी तरह से 5 साल पे इसका रिपोर्ट दिया जाता है। और बात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत लोगों को दिक्कत होगा। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है एनएसएसओ का। इसके बाद एक और भगवती समिति बनी थी जो क्या की बेरोजगारी के मापन का, माने बेरोजगारी मापने का रिपोर्ट दी। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज कि यहाँ पे हमने लिख रखा है फिलिप वक्र। ठीक है, फिलिप वक्र, इसके माध्यम से भी बेरोजगारी की दर को मापा जाता है। ठीक है, फिलिप वक्र से बेरोजगारी के दर को मापा जाता है। तो मैं यहाँ आप लोग को थोड़ा सा क्लियर ग्राफ बना के दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा, दिमाग में फिट करके रखिएगा कि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बेरोजगारी की माप कहाँ, फिलिप वक्र की। ठीक है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के दर के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, बेरोजगारी की दर और ठीक है, बेरोजगारी की दर और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दर्शाता है। अगर ये हाई रहेगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट कम रहेगा। क्या रहेगा, इसको इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है, यानी कि मुद्रास्फीति दर कहा जाता है, और इसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये रेट जब हाई रहेगा तो क्या होगा, महंगाई कम रहेगी। कारण क्या है भाई, लोग बेरोजगार रहेंगे तो पैसा तो आएगा नहीं, जब पैसा आएगा नहीं तो मार्केट में महंगाई बढ़ेगी नहीं, लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे, तो क्या होगा, महंगाई कम होगी। अगर यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम हो जाए, क्या हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। यानी कि मैं यहां लिख दूं कि जब एम्प्लॉयमेंट रेट डाउन होगा तो इन्फ्लेशन रेट हाई होगा, और जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा तो इन्फ्लेशन रेट डाउन होगा। ये दोनों वाइस वर्सा काम करता है। यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास जब पैसा आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार कम रहेगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो परचेजिंग पावर अपने आप कम हो जाएगा, जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगा तो क्या होगा, महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था। और
क्वेश्चंस के लिहाज था। अब आप लोग दिमाग की मत लगाइएगा कि ठीक है रोजगार नहीं मिल रहा है तो महंगाई कम रहेगी, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यह बुक के लिए अलग है, रूल के लिए अलग है और प्रैक्टिस के लिए अलग है। ठीक है, हो सकता है कि आप नहीं कमाएंगे, दूसरा कोई जरूर कमाएगा और कमा के क्या करेगा, महंगाई को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यही है आज की क्लास। एक क्लास में पूरी बेरोजगारी को हमने निपट लिया हम लोग। ठीक है, पूरी इससे अर्थशास्त्र की भाषा से समझने की कोशिश कीजिएगा, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इसको मत समझिएगा कि हाँ इसमें हम लोग में ज़्यादा इन्फ्लेशन क्या कहते हैं, बेरोजगारी दर है। ठीक है, हम लोग जर्नल से है तो हम लोग में ज़्यादा है, जिसमें ओबीसी है उसमें कम है, या ST/SC है तो कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझना है और इकोनॉमिक्स के हिसाब से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, या SSC में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।